नमस्कार विद्यार्थियों, विद्यावाल भारती ऐप में आपका स्वागत है। हम कक्षा 12 बायोलॉजी का लेसन नंबर 3 मानव में जनन का पार्ट 6 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे आज शुक्राशय। नर जनन तंत्र के अंतर्गत हम सबसे फर्स्ट वृषण कोश स्क्रोटल सैक के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत के मेस्टरिम डार्टोस्पेशिया स्तर पाए जाते हैं। वृषण कोश जो होते हैं एक जोड़ी वृषणों को अपने आप में समाहित रखते हैं। इसके विषय में भी हम अध्ययन कर चुके हैं कि एक जोड़ी पाए जाते हैं, अंडाकार गुलाबी रंग के होते हैं। साथ में इन पर वृषण खोल पाया जाता है। वृषण खोल के 2 आवरण होते हैं। सबसे पहला वैजिनेलिस होता है, दूसरा एल्बुजिनिया होता है। नेक्स्ट वृषण पट्टियाँ इसी के अंतर्गत बनती हैं। पिंडक या लूप्स भी इसी में बनते हैं। वहीं से शुक्र जनन नलिकाएं निकलती हैं, यानी कि शुक्र वाहक की जो स्थित नलिकाएं होती हैं वो वहाँ से निकलती हैं। उसके बाद ये सभी एपिडिडाइमस के पहले पार्ट कैप्यूट के अंतर्गत समाहित होती हैं। वहाँ से एपिडिडाइमस के तीनों हिस्से, जो पुच्छ एपिडिडाइमस है उसका अंतिम छोर जो होता है वो शुक्र वाहिनी को निष्कासित करता है। और ये शुक्र वाहिनियाँ जो होती हैं शुक्राशय से निकली हुई नलिकाओं से जाकर मिलती हैं। तो ये शुक्र वाहिनी का एम्पुला भाग जो होता है उसमें शुक्राणुओं का संग्रह होता है। शुक्राशय वीर्य निर्माण में मदद करता है, अर्थात वीर्य का निर्माण शुक्राशय के द्वारा किया जाता है, जिसका लगभग 60% भाग बनाता है। तो इसे हम सहायक, शुक्राशय जो होता है सहायक या जोड़ीदार जनन अंग है, जनन अंग है। सहायक या जोड़ीदार जनन अंग है। मनुष्य में एक जोड़ी शुक्राशय मूत्राशय के पीछे स्थित होते हैं। फर्स्ट बात ये आ जाती है, मनुष्य में एक जोड़ी शुक्राशय, मनुष्य में एक जोड़ी शुक्राशय मूत्राशय के पीछे, मूत्राशय के पीछे स्थित होते हैं। मूत्राशय के पीछे स्थित होते हैं, यानी कि एक जोड़ी शुक्राशय पाए जाते हैं। तो इसीलिए हम इसको जोड़ीदार क्या कहेंगे, जोड़ीदार। यानी कि किसी जीव का मूत्राशय इस तरीके से अवस्थित होता है, इस प्रकार से मूत्राशय, और मूत्राशय के इस तरीके से यहाँ शुक्राशय स्थित होते हैं। इस प्रकार से एक जोड़ी शुक्राशय इस अवस्था में देखने को मिलते हैं। इनके अंतर्गत यहाँ से ये जो होती हैं नलिकाएं, ये मूत्र जनन नलिकाएं होंगी। इधर यहाँ इस प्रकार से इस तरीके से आकर ये शुक्राशय में शुक्र जनन नलिकाएं खुलती हैं। इस तरीके से मूत्राशय से इस प्रकार से मूत्र वाहिनियाँ जो होती हैं वो जाकर निकलती हैं। तो ये शुक्राशय हैं, शुक्राशय। इनके द्वारा स्खलन नलिकाएं जो होती हैं, यानी कि इस तरीके से यहाँ से स्खलन नलिकाएं जो निकलती हैं, जो मूत्र मार्ग के अंतर्गत आकर खुलती है।
मूत्र मार्ग के अंतर्गत आकर खुलती है। तो ये स्खलन नलिका जो दोनों तरफ पाई जाती है, इसे शुक्रवाहिनी और ये जो होती है इसे मूत्र वाहिनी के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, यहाँ जो ये होता है इसे मूत्राशय यूरिनल के नाम से जानते हैं। और ये जो आगे का पार्ट है इसको सिसन कहेंगे। ये अवस्था जो होती है ये सिसन कहलाता है, इसे सिसन कहते हैं। तो इस प्रकार की संरचना जो होती है वो शुक्राशय की, मूत्राशय की और मूत्रवाहिनी व शुक्रवाहिनी के मध्य जो ये लूप बनता है वो इस तरीके से बनता है। तो यहाँ जो शुक्राशय है इनमें शुक्राणु आकर अवस्थित होते हैं और वीर्य में मिलते हैं। तो वीर्य का 60% भाग जो होता है वो शुक्राशय के द्वारा बनाया जाता है। दूसरी बात है कि प्रत्येक शुक्राशय से निकली नलिका शुक्रवाहक में मिल जाती है। नंबर 2, प्रत्येक शुक्राशय से निकली, प्रत्येक शुक्राशय से निकली नलिका शुक्रवाहक से मिल जाती है, प्रत्येक शुक्राशय से निकली जो नलिका होती है वो शुक्रवाहक से मिल जाती है। शुक्राशय एक गाढ़े शुक्रिय द्रव का स्राव करते हैं। शुक्राशय एक गाढ़े शुक्रिय द्रव का, सेमिनल फ्लूइड्स, शुक्रिय द्रव का स्राव करते हैं। शुक्रिय द्रव का क्या करते हैं? स्राव करते हैं। ये शुक्रिय द्रव ही वीर्य का हिस्सा होता है, अर्थात वीर्य निर्माण में मदद करता है। नेक्स्ट है नंबर 4, यह वीर्य का लगभग शुक्रिय द्रव वीर्य का लगभग 60% भाग, यानी कि लगभग 60% भाग बनाता है, 60% भाग बनाता है। नेक्स्ट है कि अब इस शुक्रिय द्रव में अर्थात वीर्य के अंतर्गत शुक्राणुओं के पोषण हेतु शुक्रिय द्रव में फर्स्ट होता है फ्रक्टोज। क्या मिलती है? फ्रक्टोज। दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं
प्रोस्टोग्लाइडिस, ये दो पोषण के लिए उपयुक्त होते हैं, जो शुक्राशय में उपस्थित शुक्राणुओं का पोषण प्रदान करते हैं। तो बच्चों एक नेक्स्ट बात जो होती है, शुक्राशय एक सहायक ग्रंथि है, यानी शुक्राशय को हम आगे सहायक ग्लैंड्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो शुक्राशय क्या है, मनुष्य में एक जोड़ी शुक्राशय जो कि एक थैलीवत संरचना होती है। कैसी होती है? थैलीवत संरचना। शुक्राशय जो होती हैं थैलीबद्ध संरचना होती हैं, जो कि एक जोड़ी पाई जाती है, मूत्राशय के पीछे की ओर अवस्थित होती है। इनके अंतर्गत शुक्रवाहिनियाँ, इनकी जो नलिकाएं निकलती हैं उनसे जाकर जुड़ जाती हैं। तो शुक्राणु जो होते हैं शुक्राशय के अंतर्गत एकत्रित होते हैं। इससे उत्पन्न जो शुक्रीय द्रव होता है उसे वीर्य का लगभग 60% भाग बनता है, और ये 60% भाग शुक्राणु को पोषण के लिए उपयुक्त माना जाता है, जिसमें फ्रक्टोज और प्रोस्टोग्लाइडिस द्रव भरे रहते हैं या शर्कराएँ होती हैं जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। तो ये स्थिति शुक्राशय के अंतर्गत देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगली कड़ी में जो अगला अंग आता है वो है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग शुक्राशय से निकलने वाली नलिकाएं जो होती हैं या मूत्राशय से मूत्रवाहिनी निकलकर स्खलनीय वाहिनी से मिलकर मूत्रजनन नलिका या मूत्र मार्ग बनाती है। अगली कड़ी में लेते हैं मूत्र मार्ग। या मूत्र नलिका। मूत्र मार्ग या मूत्र नलिका, इसके अंतर्गत सबसे फर्स्ट है कि मूत्राशय से जो मूत्र वाहिनियाँ निकलती हैं वो स्खलन वाहिनियों से मिलकर के मूत्र जनन नलिका, क्योंकि स्खलन वाहिनियाँ जनन के भाग हैं जो मूत्र नलिका में खुलती हैं, उधर मूत्राशय से निकलने वाली मूत्र वाहिनियाँ भी मूत्र नलिका में निकलती हैं। तो दोनों मिलकर के मूत्र जनन नलिका या मूत्र मार्ग का निर्माण करेंगी। जैसे कि मूत्र वाहिनियाँ किडनी से आती हैं और वो इस कदर आकर के मूत्राशय जो होता है उसमें खुलती हैं। दूसरी कंडीशन से कि ये स्खलन नलिकाएं जो होती हैं वो इस कदर आकर भी किसमें खुलती हैं, मूत्राशय के मूत्र मार्ग के अंतर्गत आकर खुलती हैं। यहाँ इनका प्रोस्टेट पार्ट भी होता है ये। तो ये स्खलन नलिका और निकलने वाली मूत्र वाहिनियाँ जो होती हैं वो भी इस कदर आकर के मूत्र नलिका में खुलती हैं। यहाँ पर ये प्रोस्टेट पार्ट है। दूसरी बात है कि ये एक तनुपट होता है, इसका ये हिस्सा 20 सेंटीमीटर के समथिंग होगा। ये होता है मूत्र नलिका। मूत्र नलिका यानी कि इस कदर से मूत्र नलिका जो होती है
इस प्रकार से खुलती है। तो इसके 3 हिस्से मानते हैं अपन लोग। ये प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग, इसको बोलते हैं झिल्लीमय मूत्र मार्ग, झिल्लीमय मूत्र मार्ग। और लास्ट जो इसका अंतिम छोर होता है उसे स्पंजी मूत्र मार्ग कहेंगे, इसे स्पंजी बोलते हैं, स्पंजी मूत्र मार्ग के नाम से जानते हैं। तो मूत्राशय से निकलने वाली स्खलन, मूत्राशय से मूत्रवाहिनी निकल कर के स्खलन वाहिनी से मिलकर, यानी कि यहाँ स्खलन वाहिनी है, ये मूत्र वाहिनियाँ आपस में यहाँ खुल जाती हैं, ये दोनों मिल जाती हैं, तो ये मूत्र नलिका, मूत्र जनन नलिका या मूत्र मार्ग बनाती है। तो हम परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, परिभाषा मूत्राशय से मूत्राशय से मूत्रवाहिनी निकलकर, मूत्र वाहिनी निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका, मूत्र जनन नलिका या मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग बनाती है, मूत्र मार्ग बनाती है। तो स्खलन नलिका और मूत्रवाहिनी आपस में मिलकर के ये जो संरचना बनती है, इसे मूत्र जनन नलिका या मूत्र मार्ग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि यह लगभग 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो मूत्री स्थिति होती है यहाँ से, ये तीनों हिस्से जो सीसन का अंतिम छोर होता है, इसका आकार होता है लगभग 20 सेंटीमीटर। मूत्र जनन नलिका या मूत्र मार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नाल होती है, जो सीसन के शिखर, इसे सीसन का शिखर बोलते हैं, शिखर यहाँ पर आकर के समाप्त होती है। तो मूत्र जनन नलिका एक लंबी नालवत संरचना है जो लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो सीसन के शिखर भाग पर मूत्र जनन छिद्र, ये जो स्थिति होती है इसे मूत्र जनन छिद्र कहते हैं, जिससे मूत्र और वीर्य का उत्सर्जन किया जाता है, इसे मूत्र जनन छिद्र के नाम से जानते हैं। और ये बाहर की ओर खुलता है। मूत्र मार्ग एवं वीर्य दोनों के लिए एक उभयनिष्ठ मार्ग है, यानी कि मूत्र मार्ग या मूत्र जनन नलिका जो होती है, मूत्र व वीर्य का वही स्राव हेतु एक उभयनिष्ठ मार्ग है, यानी कि मूत्र का और वीर्य का निष्कासन मूत्र जनन नलिका के द्वारा ही होता है या फिर मूत्र मार्ग के द्वारा होता है। तो मूत्र मार्ग मूत्राशय से मूत्रवाहिनी निकलकर जब स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका या मूत्र मार्ग का निर्माण करती है,
अब विशेष बात है कि इसकी जो लंबाई होती है लगभग 20 सेंटीमीटर होती है, जो शीशन का शिखर या मूत्रजनन छिद्र के अंतर्गत जाकर खुलेगी। ये मूत्र और वीर्य का बहिस्राव हेतु एक उभयनिष्ठ मार्ग माना जाता है। अब दूसरी बात है, मूत्र मार्ग 3 भागों में बटा होता है। मूत्र मार्ग 3 भागों में बटा होता है। मूत्र मार्ग के भाग जिसमें सबसे फर्स्ट है प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के मध्य से गुजरता है। प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग। दूसरा जो होता है वो होता है झिल्ली में मूत्र मार्ग। झिल्ली में मूत्र मार्ग। तीसरा जो होता है वो है स्पंजी मूत्र मार्ग। स्पंजी मूत्र मार्ग। ये जो होगा ये 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी जो स्थिति होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। ये जो होता है ये मिनिमम 1 सेंटीमीटर होगा, यानी कि जो झिल्ली में मूत्र मार्ग है इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, और बाकी जो बचता है स्पंजी जो मूत्र मार्ग है इसकी लंबाई ये 16 से 17 सेंटीमीटर 16 से 17 सेंटीमीटर लंबा माना जाता है। यानी कि लगभग मूत्र मार्ग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। यानी कि इसकी लंबाई टोटल कितनी होती है? मात्र 20 सेंटीमीटर। इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया। प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग, झिल्ली में मूत्र मार्ग, तीसरा है स्पंजी मूत्र मार्ग। अब है प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग। प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से गुजरता है। इसी में स्खलन नलिका आकर खुलती है। यानी कि दोनों ओर की जो स्खलन नलिकाएं हैं वो प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग के अंतर्गत आकर के खुलती है। दूसरी बात है झिल्ली में यह मध्य का भाग है, अर्थात जो प्रोस्टेट ग्रंथि तथा शीशन के बीच स्थित पेशीय तनुपट को भेदता है। नेक्स्ट, झिल्ली में मूत्र मार्ग मध्य का
भाग होता है। यानी कि स्पंजी और प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग के मध्य का जो भाग है उसे हम झिल्ली में मूत्रमार्ग कहते हैं, जो प्रोस्टेटिक ग्रंथि तथा सिसन के बीच स्थित प्रोस्टेटिक ग्रंथि व सिसन के मध्य स्थित तनुपट को भेदता है। इसको भेद करके नेक्स्ट स्थिति में प्रवेश करता है, भेदता है, वह सिसन में प्रवेश करता है और सिसन में प्रवेश करता है। सिसन के अंतर्गत क्या होगा? प्रवेश करेगा। तो ये झिल्ली में मूत्रमार्ग प्रोस्टेट जो होता है, या प्रोस्टेट मूत्रमार्ग झिल्ली में मूत्रमार्ग के अंतर्गत खुलता है। अब झिल्ली में मूत्रमार्ग जो होगा वो स्पंजी मूत्रमार्ग में खुलेगा। स्पंजी मूत्र मार्ग, स्पंजी मूत्र मार्ग कहने का अर्थ है ये मूत्र वाहिनियाँ इस तरीके से, मूत्र वाहिनियाँ और स्खलन नलिकाएं जो होती हैं इस प्रकार की स्थिति के अंतर्गत आकर खुलती है। ये यहीं पर प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं इस तरीके से। तो यानी कि ये जो होती हैं इस अवस्था के अंतर्गत एक मूत्रमार्ग को निर्मित करती है। स्पंजी मूत्रमार्ग जो होता है यह मूत्रमार्ग का अंतिम शिखर भाग है। मूत्र मार्ग का अंतिम व शिखर भाग होता है। अंतिम व शिखर भाग होता है जो सिसन में से गुजरता है, जो सिसन में से गुजरता है, यानी कि ये सिसन से निकलता है। दूसरी बात है कि स्पंजी मूत्रमार्ग की लंबाई सर्वाधिक होती है, अतः यह सर्वाधिक लंबा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा लंबा पाया जाता है। तो विशेष है कि मूत्रमार्ग के 3 पार्ट हो गए, प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग, झिल्ली में मूत्रमार्ग, स्पंजी मूत्रमार्ग। प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग की लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर, झिल्ली मूत्रमार्ग की लंबाई 1 सेंटीमीटर, स्पंजी मूत्रमार्ग की लंबाई जो होती है वो होती है 16 से 17 सेंटीमीटर, जो कि सर्वाधिक लंबा होता है। प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग जो होता है प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से गुजरता है और इसी मार्ग के अंतर्गत शुक्राशय से निकलने वाली जो स्खलन नलिकाएं होती हैं दोनों ओर की, वो दोनों आकर प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग के अंतर्गत ही खुलती है। नेक्स्ट है झिल्ली में मूत्रमार्ग, जो कि मध्य मार्ग बनाता है या मध्य भाग बनाता है मूत्रमार्ग का या मूत्रजनन नलिका का। इसमें प्रोस्टेटिक ग्रंथि व सिसन की स्थित जो मध्य तनुपट होता है उसको भेदने का कार्य भी झिल्ली में मूत्रमार्ग करता है और विशेष तौर से किसमें प्रवेश करेगा? सिसन में प्रवेश करता है। स्पंजी जो मूत्रमार्ग होता है वो अंतिम व शिखर भाग को बनाता है और सिसन से गुजरता है, साथ में ये सर्वाधिक लंबा माना जाता है। तो बच्चों, मूत्रमार्ग या मूत्र नलिका मूत्राशय से मूत्रवाहिनी निकलकर स्खलन वाहिनियों के साथ
मिलकर के मूत्र जनन नलिका या फिर मूत्र मार्ग का निर्माण करती है। अर्थात मूत्र जननो छिद्र तक, मूत्र जो जनन छिद्र होता है वहाँ तक का जो मार्ग होता है, साथ में प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग से, जिसकी लंबाई लगभग हम 20 सेंटीमीटर मान लें। टोटल में ये जो होता है लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा माना जाता है। तो ये था शुक्राशय और मूत्र मार्ग या मूत्र नलिका का हिस्सा। नेक्स्ट जो स्थिति आ जाती है अब नरजनन तंत्र का, विशेष तौर से जो मैथुन अंग होता है वो होता है सिसन। उसे हम क्या कहेंगे, सिसन के नाम से जानते हैं। तो मूत्र मार्ग जो स्पंजी या झिल्ली में होते हैं ये सिसन में प्रवेश करते हैं। और सिसन क्या है इसका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।